प्रोसेस मैं आपसे थोड़ी देर में समझती हूँ, क्योंकि कौन से फॉर्म है, कौन से फॉर्म भरने की ज़रूरत है, कितना टाइम लगता है, और क्योंकि अगर म्यूचुअल फंड में नॉमिनी की बात करें तो दो तीन मल्टीपल या जॉइंट होल्डर भी होते हैं, सिंगल होल्डर भी होता है। तो अगर उसमें अलग अलग परिस्थितियां हैं, थोड़ा मैं आपसे समझूंगी क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन ज़रूरी है। कुछ जो हमारे पास बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं उसमें ये भी होता है कि क्या किसी नाबालिग को नॉमिनी बनाया जा सकता है, और अगर नाबालिग को नॉमिनी बनाते हैं तो उस केस में जो रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, वो क्या होते हैं? नाबालिग के पास जो वो प्रॉपर्टी है, रकम है, वो कब जाती है और तब तक उसका रखवाला कौन होता है? सो नाबालिग को नॉमिनी बनाया जा सकता है, और काफी सारे लोग बनाते हैं, बट उसमें एक गार्जियन अपॉइंट करना पड़ता है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि गार्जियन, फॉर एग्जांपल जैसे हस्बैंड है, हस्बैंड ने इन्वेस्टमेंट की और नॉमिनी बना दिया बच्चों को, लेकिन मदर गार्जियन बन सकती है। सो जब तक बच्चे 18 वर्ष की आयु नहीं हो जाती, कस्टोडियन ऑफ दैट मनी इज मदर, लेकिन वो उस पैसे का को यूज नहीं कर सकते। वो पैसा उन बच्चों को जाएगा 18 साल के बाद में। जैसे ही बच्चे 18 साल के हो जाएंगे तो उनका केवाईसी करवाना पड़ता है। केवाईसी में उनका पैन कार्ड होना चाहिए, बच्चों के नाम का बैंक अकाउंट होना चाहिए, उनका आधार कार्ड या पासपोर्ट। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स होने के बाद में वो पैसा बच्चों के नाम पे ट्रांसफर हो सकता है। देन गार्जियन कैन ट्रांसफर दैट मनी टू द किड्स जब वो बालिग हो जाते हैं। अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों ओके। जॉइंट होल्डिंग में थे। जी। इसी से जुड़ा हुआ सवाल विकास ये भी आपसे कि अगर नॉमिनी जिसको नियुक्त किया गया है वो ही उसी की पहले मृत्यु हो जाए, क्योंकि हर एक सिनारियो है जो होता है किसी एक प्रॉपर एक सिचुएशन में अगर होता है, हर एक परिस्थिति हमारे सामने है, नॉमिनी अगर नहीं रहे तो उस केस में सो उसमें उतना डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अगेन एग्जांपल देते हैं कि एक कोई यंग व्यक्ति है जो जॉब करने के बाद में इन्वेस्टमेंट करता है, तो जनरली वो अगर अनमैरिड है तो वो अपने मदर या फादर को नॉमिनी बनाएगा। अनफॉर्चुनेटली अगर मदर या फादर की डेथ हो जाती है तो बाय द टाइम अगर उनकी शादी हो जाती है तो वो नॉमिनी चेंज कर सकते हैं, तो वो वाइफ को नॉमिनी बना सकते हैं। या शादी नहीं हुई है तो ब्रदर को, सिस्टर को, या मदर है तो उनको। तो अगेन ब्लड रिलेशन में नॉमिनेशन करना जरूरी है। और ऐसे केस में क्योंकि इन्वेस्टर खुद अभी जिंदा है, या मतलब वो इन्वेस्टमेंट उनकी वहां पे लाइव है, तो इसलिए नॉमिनी अगर डेथ हो जाती है तो नॉमिनेशन चेंज करना उतना मुश्किल नहीं है। उसमें पेपर वर्क कोई ज्यादा जरूरत नहीं, सिर्फ नॉमिनेशन फॉर्म होता है। नॉमिनेशन फॉर्म भरिए और म्यूचुअल फंड वाले के पास में जमा करके, साथ में जो डेथ सर्टिफिकेट है जिस नॉमिनी की डेथ हो गई है वो देके, और न्यू नॉमिनी का नाम लिख के, और उनका अधिक से अधिक अगर जरूरत होगी तो एक पैन कार्ड की कॉपी लगा के वो दी जा सकती है। उसमें इतना लंबा कुछ पेपर वर्क प्रॉपर नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन के साथ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल विकास। इसका मतलब इससे ये बात समझ में आती है कि नॉमिनी जो है वो कितनी भी बार आप नॉमिनी के नाम बदल सकते हैं, इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। म्यूचुअल फंड में नॉमिनी, उसके बारे में समझेंगे, जो थोड़ा बहुत चर्चा हमने विकास से की, और क्लेम करने का तरीका क्या है ये भी जानेंगे हम थोड़ी देर में। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते फंड में नॉमिनी के नियम समझ रहे हैं, विकास पुरी आज हमारे साथ है, उनसे जान रहे हैं इन तमाम बारीकियों को। म्यूचुअल फंड में नॉमिनी के नियम आपने कुछ बताए, थोड़ा समझना और ज़रूरी है। एक से ज़्यादा नॉमिनी म्यूचुअल फंड में हो सकते हैं, ये मैं आपसे समझना चाहती हूँ। और जिसे नॉमिनी बनाना है, किसे बनाना है, उसके लिए कैसे, कौन से फॉर्म भरने की ज़रूरत है, और साथ ही जो आप बता रहे थे कि सिंगल अगर होल्डर है या जॉइंट होल्डर है, उन केसेस में क्या होता है नॉमिनेशन प्रक्रिया में, ये ज़रा समझाइए। जी। सो नॉमिनेशन एक से अधिक भी कर सकते हैं, 2 या 3 नॉमिनेशन भी कर सकते हैं, और उसमें फिर ये डिफाइन करना पड़ता है कि हमारे जो एसेट्स हैं या वैल्यू जो उसकी होगी वो किस प्रोपोर्शन में उनको जाएगी। 30-30-40 या 33-33% यूं करके उसको पूरा 100 किया जाता है। और नॉमिनेशन चेंज भी की जा सकती है। यदि 3 नॉमिनी है, आप बाद में उसको सिर्फ एक को देना चाहते हैं, तो आप खुद से नॉमिनेशन फॉर्म रिवाइज भर के आप जमा कर सकते हैं और नॉमिनेशन पैटर्न चेंज कर सकते हैं। सो वो बहुत सिंपल है। एज फार एज होल्डिंग इज कंसर्न, अगेन 3 होल्डर होते हैं, यूनिट होल्डर, जैसे होल्डर नंबर 1, 2 एंड 3।
और उसमें ईदर और सर्वाइवर ऑप्शन जो होता है वो उसमें ये है कि उन तीनों में से कोई भी सर्वाइविंग मेंबर जो है वो फ्यूचर में कोई डॉक्यूमेंट साइन करना है, कुछ स्विच करना है, रिडेम्पशन करना है या एडिशनल परचेज करना है तो वो किया जा सकता है। बट हम हमेशा ये सजेस्ट करते हैं कि आप एटलीस्ट जॉइंट होल्डिंग में रहिए, मतलब एटलीस्ट 2 होल्डर रहिए। सिंगल होल्डिंग जितना कम हो उतना अच्छा है, बिकॉज जॉइंट होल्डिंग में जरूरी नहीं है किसी की मृत्यु, मतलब कोई ट्रैवल कर रहे हैं अगर जॉब के सिलसिले में या किसी वजह से कोई नहीं है सिटी में और दूसरे एकदम से पैसे की जरूरत है तो दूसरा होल्डर उसको ऑपरेट कर सकता है। तो इसलिए जॉइंट होल्डिंग विद ईदर और सर्वाइवर ऑप्शन along with nominee is the best combination, तो वो कर सकते हैं। So single holder with nominee, joint holder with nominee, 3 holders with nominee, ये तीनों कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। आप कोई से भी पैटर्न में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओके विकास, बात बताइए, जैसे कई लोग हैं जिन्होंने शायद नॉमिनेशन नहीं किया होगा अपने म्यूचुअल फंड में, अभी मौजूदा उनका निवेश चल रहा है, अब उनको लगा कि नहीं नॉमिनेशन करना तो बेहद ज़रूरी है, नॉमिनी बनाना ज़रूरी है, तो वो अपने मौजूदा निवेश में भी अभी नॉमिनी बना सकते हैं, उसका भी तरीका आसान है उनके लिए? नॉमिनेशन अपॉइंट कभी भी किया जा सकता है। एक सिंपल फॉर्म होता है, वो भर के नॉमिनी का नाम और उसका डिटेल्स देके और जैसे ही सबमिट करेंगे, इनफैक्ट अब तो ऑनलाइन भी हो गया, बट नॉमिनेशन कभी भी किया जा सकता है। उसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि अगर एक इन्वेस्टमेंट कर दिया तो नॉमिनी नहीं किया आप नहीं ऐड कर सकते। इट कैन बी एडिड एनी टाइम, कभी भी, मतलब अभी भी आप नॉमिनी का ब्यौरा भरकर अपने जो म्यूचुअल फंड कंपनी है एएमसी को जाकर दे दें और उस नॉमिनी को भी कभी भी बदल सकते हैं। क्लेम करने की प्रक्रिया क्या है? आपने फॉर्म बताए थे कि हाँ फॉर्म भरे जा सकते हैं, कौन कौन से फॉर्म है जिनको भरना ज़रूरी है? क्योंकि जब नॉमिनेशन या जब क्लेम करने की बारी आती है तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन भी आ जाता है। ऑफलाइन करना चाहिए, ऑनलाइन भी किया जा सकता है क्या, ये भी बताइए। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, अलग अलग सिनारियों के हिसाब से भी बताइएगा विकास। सिंगल यूनिट है अगर, या अगर 2 होल्डर हैं उसमें किसी एक की मृत्यु हो जाती है, दोनों होल्डर की मृत्यु हो जाती है, इन सब सिनारियोज में। जी फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रांसमिशन ऑफ यूनिट्स बोलते हैं या क्लेम करने का है वो ऑनलाइन नहीं हो सकता, वो आपको पेपर वर्क के थ्रू ही जाना पड़ेगा। दूसरा 3 सिनेरियोज हम लेते हैं कि फर्स्ट होल्डर है और फर्स्ट होल्डर और एक नॉमिनी है, जॉइंट होल्डिंग नहीं है, सिर्फ फर्स्ट होल्डर नॉमिनी। फर्स्ट होल्डर की डेथ हो जाती है तो ट्रांसमिशन फॉर्म नंबर 3 यूज में आता है। आगे उसमें क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेगी वो मैं कॉमन होता है तो इसलिए वो मैं बता दूंगा। और यदि फर्स्ट होल्डर है, सेकंड होल्डर है और नॉमिनी है और फर्स्ट होल्डर की डेथ हो जाती है तो यूनिट्स फॉर्म T2 और सेकंड होल्डर का बैंक अकाउंट का डिटेल्स और उनका केवाईसी, क्योंकि वो सेकंड होल्डर है तो केवाईसी उनका ऑलरेडी होगा, तो केवल उनका डेथ सर्टिफिकेट फर्स्ट होल्डर का और T2 फॉर्म जिसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन फॉर्म वो और पैन कार्ड की कॉपी आप लगा के देंगे तो फर्स्ट होल्डर का नाम इरेज हो जाता है और यूनिट सेकंड होल्डर को ट्रांसफर हो जाएंगे और वो अब सोल होल्डर बन जाएंगे और नॉमिनी एज इट इज रहेगा। थर्ड होल्डर हो गया कि जिसमें फर्स्ट होल्डर अभी भी अलाइव है और सेकंड होल्डर या थर्ड होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसमें T1 फॉर्म की जरूरत पड़ती है। सो फॉर्म T1, T2, T3 करके इनको बोलते हैं, ये फॉर्म्स होते हैं। डॉक्यूमेंटेशन सबके दरमियान कॉमन सा रहेगा, जैसे डेथ सर्टिफिकेट किसी नोटराइज्ड ऑफिसर से टेस्ट किया हुआ, वो सब बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट है। उसके अलावा जो नॉमिनी है उनकी केवाईसी बहुत जरूरी है, जैसे केवाईसी का मतलब पैन कार्ड, आधार कार्ड होना जरूरी है, उनकी बैंक अकाउंट डिटेल्स होना जरूरी है और यदि 2 लाख के नीचे का कोई क्लेम है तो वो एक बैंक मैनेजर से अटेस्ट करके दे सकते हैं। बट अगर अमाउंट 2 लाख के ऊपर है तो किसी भी नोटराइज्ड ऑफिसर से साइन करवा के वो डॉक्यूमेंटेशन दिया जाता है। ये थोड़ा सा इजी है बट ओनली इन केस कि जहाँ पे एक अकेले होल्डर थे या 2 होल्डर थे और दोनों की मृत्यु हो गई और नॉमिनेशन कोई नहीं है, उस केस में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, बिकॉज उस केस में जो क्लेमेंट है उनको अपना सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। उनके पास में एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो प्रूव करे कि वो उनके रिलेशन है या रिलेशन में है और उसके बाद में एफिडेविट बनवाना पड़ता है एक और इंडेमनिटी बॉन्ड। इनके जनरली लैंग्वेज अगर आप जाएंगे तो किसी भी लोकल कोर्ट में या नोटरी ऑफिस में जाएंगे तो वहां पे वो मिल जाते हैं, बट प्रोसेस बहुत लंबा है, स्पेशली उस केस में जहां पे कोई भी होल्डर नहीं बचा और सिर्फ और नॉमिनेशन भी नहीं है और क्लेमेंट जो है वो जाके ये बोलते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट्स हमारे नजदीकी
फैमिली मेंबर की थी,